ठीक है ना। अब हम देखते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देखो, प्रोविज़न डेफिनेशन क्या है इसको। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को ना पेरेंटल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, खाली पेरेंटल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ, इज़ देयर एनी नियर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जैसा कि नियर टोटल थायराइडेक्टमी होती है एक, फिर सब टोटल एक टोटल होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देखिए, प्रोविज़न ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द GIT थ्रू एनी वेन, इसको क्या कहते हैं, पेरेंटल टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ठीक है ना, यानी कि विदाउट द यूज़ ऑफ GIT हम देते हैं उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद रखें, ये हम कब करते हैं, ये हम उस वक्त करते हैं जब इंटेस्टाइन फेलियर हो। देखो, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है लीवर फेलियर, एक होता है रीनल फेलियर। ये जब इंटेस्टाइन फेलियर हो तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब क्या मतलब फेलियर का, कि अगर फंक्शन कम हो, यानी कि डिक्रीज हो फंक्शनल गट मास, ठीक है ना। अब फंक्शनल गट मास फॉर एग्जांपल इतना है, सर्जरी के ज़रिए हमने किसी कारण कोई भी मांस वगैरह के ज़रिए काटा है, इतना रही है, तो ये फंक्शनल गट मास बहुत कम है, तो इसको फिर हम यूटिलाइज़ करने के बजाय हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये नॉर्मली कितना कम है, ठीक है, ये देखना है कितना कम है। इतना कम कि मिनिमम नेसेसरी मास से भी कम हो, यानी कि मिनिमम नेसेसरी मास एडिक्वेट फॉर डाइजेशन, उससे कम हो जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डाइजेशन के अलावा मिनिमम नेसेसरी मास फॉर एडिक्वेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इससे फिर अगर कम हो फंक्शनल गट मास, इससे भी कम हो तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। वैसे है कितना कितना वो होना चाहिए, ये मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। अच्छा, अब इंडिकेशंस क्या हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। देखो, इंडिकेशंस ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इसी से ही हम देख लें दोबारा। तो गट ऑब्स्ट्रक्टेड हो, गट शॉर्ट हो, गट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, गट फिस्टुलेटेड हो, हाई आउटपुट एक्स्ट्रा एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद गट इन्फ्लेम्ड हो, यानी गट इन्फ्लेम्ड हो, तो ये सारी की सारी गट से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेशन हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो, ब्लड डिस्क्रेजियास हो, क्योंकि इसका ताल्लुक वेन से है ना, वेन में हमने कैथेटर डालना होता है, ठीक है। गट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वेन में कैथेटर डालना होता है। तो सारी चीज़ कॉम्प्लिकेशन जो कंट्राइंडिकेशन फिर सर्कुलेटरी वाली आ रही हैं। देखो, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ब्लड डिस्क्रेजियास, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, क्यों, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। इसी तरह फेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेस हों तो भी हम क्या करते हैं, ये कंट्रा इंडिकेशन समझते हैं किसके लिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब रूट्स देखें, रूट्स देते कैसे हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या तो ये पेरिफेरली देते हैं या तो ये सेंट्रली देते हैं। पेरिफेरल देखो बोले तो बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, इन दोनों में से हम पास करते हैं। सेंट्रल बोले तो सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, या फिर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वेन, मतलब यहाँ बेसिलिक से जाते हैं, ठीक है, या मीडियन क्यूबिटल वेन, या कहीं से भी जाते कैथेटर डालते हैं, कैथेटर जाके ले जाके सब क्लेवियन वेन में डाल के छोड़ते हैं। है कैथेटर यहाँ से, लेकिन देखो ये है सब क्लेवियन वेन से आगे फ्लूइड ये न्यूट्रिशन जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन पिकल,
ठीक है, ये हो गई, ये भी जो है सेंट्रल रूट समझा जाएगा। तो ठीक है, दो किस्म के रूट्स आपके पास आ गए, पेरिफेरल रूट, सेंट्रल रूट। पेरिफेरल रूट बेसिकली सिम्बॉलिक वेन, और सेंट्रल रूट में फिर हम सबक्लेवियन वेन, इंटरजुगुलर वेन या पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह देखो यार, वेन में ही डालनी है तो हाथ की किसी वेन में क्यों नहीं देते हम? वो इसलिए कि देखो, जब हम छोटी वेन्स जिनमें कैनोला हम लगाते हैं, नॉर्मली कैनोला छोटी वेन्स में ही लगाते हैं ना, तो इनके ज़रिए हम टीपीएन नहीं देते। वो पता है क्यों? क्योंकि जो टीपीएन सॉल्यूशन होता है ना, ये हाइपर ओस्मोलर होता है और ये एसिडिक होता है, दिस इज़ लो इन पीएच, और ये क्या करा सकता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा सकता है और वीनस थ्रोम्बोसिस करा सकता है। तो ये फिर आपको पता है कि ये कितना पेनफुल सिचुएशन बन सकती है, तो पेनफुल कंडीशन है ये। ठीक है, अब हम कब छोटी वेन्स ले सकते हैं? ठीक है ना, जब हम देंगे क्या लिपिड बेस्ड सॉल्यूशन देंगे, तो तब हम छोटी वेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिनमें 20% फैट हो, ठीक है ना, और ठीक है ना, यानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम छोटी वेन्स का इस्तेमाल, पेरिफेरल वेन्स का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि पेरिफेरल लाइंस का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं जब हमारा जो मेन जो सोर्स हो, चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज, जिसको हम बोलते हैं चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज, देखो ना इधर लिखा हो चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज लिपिड हो, किधर है? चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज लिपिड हो और ये 20% फैट हो, इसमें 500 ml डेली हम दे सकते हैं। ठीक है, ये इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि ये, क्योंकि लो ऑस्मोलैरिटी होती है इसमें, और सही है, और हम ज़्यादा कैलोरीज कम देखिए, ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी इनमें पेशेंट को। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एज दीज आर लो ऑस्मोलैरिटी एंड लो वॉल्यूम कैन बी यूज, लो वॉल्यूम से हाई कैलोरीज हम दे सकते हैं, कम मिकदार से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इसके ज़रिए, और ये उस वक्त हम करेंगे जब लिपिड बेस्ड सॉल्यूशंस हो और हम पेरिफेरल लाइंस यूज़ करें। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं इस केस में। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो आप रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, पेरिफेरल लाइंस जो होती हैं, देखो पहले तो मैंने कहा, देखो कि जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो सॉल्यूशन है, हाई ओस्मोलर होता है और एसिडिक होता है, जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस करा सकता है। इसीलिए हम इसको टीपीएन को छोटी वेन्स के ज़रिए नहीं इंट्रोड्यूस करते। हाँ, अलबत्ता जब हम पेरिफेरल वेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस केस में कर सकते? जब लिपिड बेस्ड सॉल्यूशन हो, टीपीएन का जो सॉल्यूशन हो वो लिपिड बेस्ड हो। ठीक है ना, यानी कि मेन सोर्स, चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज लिपिड हो और उसमें कितना परसेंट? 20% फैट पर 500 ml हो। ठीक है, और ये हम डेली दें, तब हम पेरिफेरल लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लो ऑस्मोलैरिटी होती है इनकी। ठीक है, और लो वॉल्यूम से कम मिकदार देने के साथ हम ज़्यादा कैलोरीज हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम ये पेरिफेरल लाइंस के ज़रिए हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो ग्लूकोज सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, मैंने ये तो कहा कि लिपिड बेस्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशन थ्रू पेरिफेरल लाइंस हम देखो, ठीक है, तो अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशंस पेरिफेरल लाइंस के ज़रिए इस्तेमाल करें तो उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 20% के आसपास कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन आप देना चाह रहे हो तो वो कभी भी आपने पेरिफेरली नहीं देना 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन, और वो आपने सेंट्रली ही देना है। ठीक है, सेंट्रल लाइन के ज़रिए ही देना है। ठीक है ना, आप देखो कि जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम कैथेटर के ज़रिए देते हैं। अब जब कैथेटर इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी तो होंगे ना। ठीक है ना,
इवन देखो ना आईवी कैनुला की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कैथेटर के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे क्या? तो इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है? ठीक है ना, इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको मेयर्स बताता हूँ कि इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे हम बच सकते हैं। नंबर 1, फॉलो स्ट्रिक्ट aseptic techniques during insertion and handling of the catheter। तो strict aseptic techniques, you remember the word strict, ठीक है। उसके बाद ये जो कैथेटर है इसको सिर्फ और सिर्फ TPN के लिए आपने यूज़ करना है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। देखो इस कैथेटर के ज़रिए आप जो है वो वैसे ड्रग्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रिक्टली टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा ठीक है, सिंगल लुमेन कैथेटर्स जहाँ भी पॉसिबल हो वो आप सिंगल लुमेन कैथेटर्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पॉसिबल हो आप सिंगल लुमेन कैथेटर, इससे कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। देखो 2 लुमेन है फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, 1 लुमेन कम कॉम्प्लिकेशंस। फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैलिबर आप यूज़ करेंगे। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट्स है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से हम बच सकते हैं स्मॉलेस्ट कैलिबर से, स्मॉलर कैलिबर से, क्योंकि कैलिबर किसी भी सुई का ज़्यादा होता है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस भी देखो ना, बैक्टीरिया जाने के, दूसरी चीज़ जाने के खतरात भी ज़्यादा होते हैं। तो कैलिबर जितना छोटा होगा उतना वो फ़ायदा होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब रेट की बात करें, जहाँ तक रेट का ताल्लुक है ना, रेट का, तो रेट स्लो रखें, ठीक है, स्लो रेट रखें। ज़्यादा रेट देखो गड़ आप अंदर, तो वेन भी डैमेज हो रही है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का भी खतरा है, दूसरी चीज़ों का भी खतरा है। तो वे रेट आप कम रखेंगे, फॉर एग्जांपल लेस देन 3 लीटर्स पर डे रखेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम। इसी तरह प्रेफर लिपिड बेस्ड सॉल्यूशंस, LBS को प्रेफर करें ओवर ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशंस के, ठीक है। लिपिड बेस्ड सॉल्यूशंस की कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, याद रखें। और उसके बाद टनल करें। टनलिंग क्या होती है, टनल करें आप। टनल जब कैथेटर डालते हैं ना, सेंट्रल कैथेटर्स, देखो दे मस्ट बी टनल्ड, क्या, सबक्यूटेनियसली। देखो कैनोला पास करते हैं ना आप, तो दूर से लाइन डाल के जिसको स्टेबल करने के लिए, अब वेन इधर है लेकिन आप इधर से प्रिक करते हैं, इधर से प्रिक करके ऐसे 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 इधर पहुँचते हैं, उस प्रोसेस को टनलिंग कहते हैं। तो ये एक ये भी है कि आप जब कोई बंदा पास कर रहा है कैनुला या कैथेटर, तो आप उसको कहो यार टनल करो, पहले इसको टनल। तो द वर्ड इटसेल्फ इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो सकता है, टनलिंग का क्या फ़ायदा है, एक तो इन्फेक्शन कम होगा, और दूसरा प्लेस, याद रखें, एक ये फ़ायदा हो सकता है, इन्फेक्शन कम होगा, ये फ़ायदा होता है टनलिंग का। अच्छा याद रखें कि जब सेंट्रल कैथेटर्स को आप प्लेस करें एक बार, तो उनको कंफर्म करने के लिए आपने चेस्ट एक्सरे कराना है, पोस्ट इंसर्शन एक्सरे कराएंगे। क्योंकि इससे कंफर्म करेंगे कहीं पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हुआ, न्यूमोथोरेक्स हुआ तो हम उसको फिर उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो टनलिंग याद रखें, टनल, ठीक है। ठीक है, देखो याद रखो कि TPN का जो एक जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो ये भी है कि इससे सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस या फिर कार्डियक थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, ठीक है ना। कार्डियक थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। तो अब इस कार्डियक थ्रोम्बोसिस और सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस से हम कैसे बच सकते हैं, वो इस तरह बच सकते हैं कि जो कैथेटर टिप है इसको हम स्क्रीन करें टिल डिस्टल पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक है ना, टिल डिस्टल पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा अंडर रेडियोलॉजिक गाइडेंस, इसको हम लेके जाएं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है रिस्क ऑफ सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस और कार्डियक थ्रोम्बोसिस, ठीक है। यानी कि कैथेटर टिप को अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस स्क्रीन करें, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 9वां जो मेजर है कि हम कॉम्प्लिकेशंस को कैसे बचा जा सकता है, इसको हम क्या है कि हेपेरिन हम ऐड करते हैं 900 यूनिट्स ऑफ हेपेरिन टू प्रिवेंट टू पेरेंटल रिजीम। ठीक है, तो इसका ये इससे भी हम जो है ना इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। क्या हेपेरिन कितना 900 यूनिट्स किसको किसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, तो पेरेंटल रिजीम, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की रिजीम में। ठीक है, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ टीपीएन क्या होनी चाहिए, देखो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2 to 4 लीटर्स पर डे आपको देना चाहिए। 2 to 4 लीटर्स में कितने कैलोरीज, एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1500 से 3200 किलो कैलोरीज पर डे आपको इसमें एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि वॉल्यूम 2 से 4 लीटर, ठीक है, और 1500 से 3200 ये किलो कैलोरीज आप एनर्जी उससे हासिल कर सकें। तो ये कंपोजिशन होनी चाहिए, ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो जो पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन और जो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इनकी कंपोजिशन ये मैं इसके वाइमे के एंड में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंट जो फेलियर्स होते हैं ना, डिफरेंट जो ऑर्गन फेलियर्स के उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब रेस्पिरेटरी फेलियर है तो एक ख़ास डाइट है, फिर हेपेटिक फेलियर है तो एक ख़ास डाइट है, रीनल फेलियर है तो एक ख़ास डाइट है। तो इन डाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी फेलियर डाइट देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी फेलियर डाइट में हम क्या करते हैं, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी फेलियर डाइट में हम अवॉइड करते हैं किसको अवॉइड करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज क्या होता है, CHO, ये अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब लार्ज ऑलरेडी रेस्पिरेटरी फेलियर है, ग्लूकोज हम दे रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, फिर क्या होगा, पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट करना पड़ेगा। जब इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट करना पड़ेगा तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी एलिमिनेशन करनी पड़ेगी पेशेंट को। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर तो ऑलरेडी है तो फिर उस पर वर्कलोड भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो बैठ भी सकता है, ऑलरेडी फेलियर है। इसलिए हम ग्लूकोज को इसमें अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, लाइकवाइज याद रखें, सीवियर सेप्सिस का जो पेशेंट है ना, सीवियर सेप्सिस का पेशेंट, इसमें जब सीवियर सेप्सिस होता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सीवियर सेप्सिस में क्या होती है, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर क्या करती है, हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। डेफिनेटली इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को अंदर ले जाने का काम करता है सेल के। तो जब इंसुलिन को रेजिस्टेंस आ रही है तो ग्लूकोज बाहर ही पड़ा रहेगा, और बाहर पड़ा रहने को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसीलिए याद रखें कि सेप्सिस के पेशेंट में भी हम जो ग्लूकोज चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, जिस तरह रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में हम ग्लूकोज नहीं देना चाहेंगे, इसी तरह सीवियर सेप्सिस के पेशेंट में भी हम ग्लूकोज नहीं देना चाहेंगे। मतलब ठीक है, देंगे लेकिन चीफ सोर्स नहीं, एज ए चीफ सोर्स नहीं देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है देखो रीनल फेलियर डाइट। लेकिन रीनल फेलियर से पहले मैं आपको बताऊंगा हेपेटिक फेलियर डाइट। क्योंकि इधर जगह कम थी तो मैंने इसको इधर सेट करने की कोशिश की। देखिए हेपेटिक फेलियर डाइट में कुछ चीज़ें याद रखें आप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड कहाँ होते हैं, देखो अमाइनो एसिड्स जो है, हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मेटाबोलाइज कहाँ होते हैं, लीवर में। ठीक है ना। अच्छा, जब लीवर में होते हैं तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हेपेटिक फेलियर डाइट में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हम ऐड करें एज ए चीफ सोर्स, तो ये फिर क्या कर सकते हैं, लीवर फेलियर एंसेफेलोपैथी में ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक
ब्रांच्ड चेन जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके साथ गेम दूसरी है। याद रखें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आर जो है वो क्योंकि स्केलेटल मसल में ये इनकी मेटाबॉलिज्म होती है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में, तो ठीक है ना, ये हम ऐड कर सकते हैं हेपेटिक फेलियर डाइट में, ठीक है ना। तो हेपेटिक फेलियर डाइट में हम शामिल कर सकते हैं किसको, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को, नॉट जो सिंगल चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए रीनल फेलियर डाइट। देखो अनलाइक रेस्पिरेटरी फेलियर डाइट, रीनल फेलियर डाइट में हमारा जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें हमारा चीफ सोर्स ग्लूकोज है, ठीक है। अच्छा याद रखें पेशेंट्स जो होते हैं, जो पेशेंट्स जिनका रीनल फेलियर हो रहा होता है, ठीक है, और जिनके फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है जिनको, तो उनको हम स्पेशल रीनल फेलियर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा याद रख ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट्स जो रीनल फेलियर में जा रहे हैं तो उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ उनको स्पेशल रीनल फेलियर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में रीनल जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन किस तरह का होना चाहिए, देखो पर लीटर ऑफ रीनल फेलियर TPN, पर लीटर ऑफ रीनल फेलियर TPN जो है 70% डेक्सट्रोज वाटर होना चाहिए, इसमें प्लस ओनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ओनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। हमें देखो एक्सेस प्रोटीन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए। इससे देखो अननेसेसरी एक्सेस प्रोटीन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे हम बच सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दें तो, यानी कि साथ साथ हम लिमिटेड सोडियम, लिमिटेड पोटेशियम, लिमिटेड मैग्नीशियम, लिमिटेड फॉस्फेट भी इसमें ऐड कर देंगे इस रीनल फेलियर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में, ठीक है। अगेन आप इसमें फ़र्क देख लें कि रीनल फेलियर डाइट में चीफ सोर्स ग्लूकोज है और साथ में अमाइनो एसिड्स ओनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर एडिड, साथ में फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी लिमिटेड उसमें हम ऐड करते हैं लिमिटेड में। तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर डाइट से कितना डिफरेंट है आप देख सकते हैं, ठीक है।